हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रभात पोद्दार। देखिए, आपने किम जोंग अन का नाम बहुत सुना होगा। किम जोंग अन यानी हमारे नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर हैं। और जब भी उनकी चर्चा होती है, नॉर्थ कोरिया की चर्चा होती है, तो साउथ कोरिया की भी चर्चा होती है। तो मन में कई बार एक प्रश्न होता है, ये नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का एक्चुअल इशू क्या है? ये कॉन्स्टेंटली आपस में लड़ाई झगड़े की बातें करते रहते हैं, ये तकलीफ क्या है? तो आज हम कोशिश करेंगे कि दोनों के बीच का जो कन्फ्लिक्ट है, इसकी रूट, इसकी जड़ पे जाने की हम लोग आज कोशिश करने वाले हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इतिहास में जाना पड़ेगा। शुरुआत करेंगे 1910 से। 1910 में कोरिया पे कब्जा था जापान का। ठीक है, उससे पहले की हम हिस्ट्री की बात नहीं कर रहे हैं। 1939 में वर्ल्ड वॉर टू शुरू हो गया। अब वर्ल्ड वॉर टू में जैसा आप जानते हैं कि एक तरफ था जर्मनी, इटली और जापान, और दूसरी तरफ ये मान के चलिए सभी थे। यूएसए था, यूएसएसआर था, ब्रिटेन था, फ्रांस था, चाइना था। हिरोशिमा नागासाकी, जापान के दो शहरों पे अमेरिका ने बम डाले। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पे बम डाला गया, जिसका नाम था लिटिल बॉय। और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पे बम डाला गया, परमाणु बम, जिसका नाम था फैट मैन। 6 और 9 अगस्त के बीच 8 अगस्त 1945 को यूएसएसआर के लीडर जोसेफ स्टालिन ने जापान पे हमला करने की घोषणा कर दी। यानी जैसे ही उन्होंने देखा कि जापान इस युद्ध में वीक हो रहा है, अचानक से, अभी तक देखिए दोनों के बीच में आर्म कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा था, कहीं और लड़ रहे थे, यूरोप में लड़ रहे थे यूएसएसआर वाले। अचानक से उन्होंने जापान के ऊपर हमला करने की सोची। यूएसएसआर बहुत तेजी से कोरियन एरिया पे कब्जा करता जा रहा था, और इसको देख के यूएसए को घबराहट होने लगी। दोनों एक ही साइड के हैं, लेकिन उसको लग रहा है यार धीरे धीरे ऐसा ना हो कि पूरे कोरिया के एरिया पे केवल यूएसएसआर का कब्जा ना हो जाए। अमेरिका ने तुरंत अपने दो लोगों को बिठाया और कहा, भाई ऐसा कुछ बंटवारा करो कि एक हिस्से पे यूएसए का कब्जा रहे और एक हिस्से पे यूएसएसआर का कब्जा रहे। तो दो ऐसे लोगों को बिठाया गया जिनको बहुत ज्यादा जानकारी थी नहीं कोरिया के बारे में, लेकिन मरता क्या ना करता, फटाफट कोई ना कोई डिसीजन लेना था। तो 38th पैरेलल लाइन, ये एक डिसाइड की गई, एक डिवीजन डिसाइड किया गया कि भाई कोरिया को इन दो हिस्सों में बांट सकता है। अब आप कहेंगे अच्छा, और इसके लिए ज्यादा जानकारी तो थी नहीं इन दोनों लोगों को, तो कहाँ से इन लोगों ने इन्फॉर्मेशन निकाली? तो नेशनल ज्योग्राफिक के मैप्स थे, उसको देख के उन्होंने कहा यार ये आधा आधा लग रहा है कि चलो ये देश दो हिस्सों में बराबर बढ़ जाएगा, तो अपन 38 पैरेलल पे उसको काट देते हैं। मतलब कोई और लॉजिक नहीं था। अच्छा, किसी कोरियन आदमी से भी इसका इन लोगों ने कोई मतलब क्या कहें, एडवाइस वगैरह भी नहीं लिया। बोला ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये जरूर था कि अगर हम इस प्रकार से बंटवारा करें तो सियोल, जो राजधानी थी उस जमाने में कोरिया की, वो अमेरिका के कब्जे में आ जाएगी। आश्चर्य की बात यह है कि जब ये प्रपोजल यूएसएसआर को दिया गया, उन्होंने तत्काल हाँ कर दी। 15 अगस्त 1945 को जापान के कब्जे से कोरिया आज़ाद हो गया और उसके दो डिवीजन हो गए, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया कहीं ना कहीं यूएसएसआर के कब्जे में था, इसीलिए कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट विचारधारा पे चला, और साउथ कोरिया अमेरिकन कब्जे में था तो कैपिटलिस्ट विचारधारा पे चला। फरवरी 1946 एक इंटरिम गवर्नमेंट बनी नॉर्थ कोरिया में, जिसके लीडर थे किम इल सुंग। अब ये नाम अगर आपको थोड़ा सा जाना पहचाना लग रहा है तो थोड़ा सा इनका बैकग्राउंड है। तो किम इल सुंग पहले लीडर बने नॉर्थ कोरिया के, जब तक जिंदा रहे तब तक रहे। जब उनकी मृत्यु हुई तो उनका लड़का बना किम जोंग इल। अभी किम जोंग इल जब तक जिंदा रहे तब तक ही उसके प्रेसिडेंट, या प्रेसिडेंट तो नहीं, उसके लीडर रहे। और जब ये हमारे, तो हम जानते हैं तीसरे लीडर है हमारे प्यारे किंग जोंग अन, जिनके बारे में भी आपने काफी सुनी होगी अफवाह की तबीयत खराब हो गई थी वगैरह। तो देखिए यहाँ पे तानाशाही चल रही है। तो 1946 में एक इंटरिम गवर्नमेंट बनी जिसमें किम इल सुंग वहां के लीडर बने गए। 1948 में नॉर्थ कोरिया को छोड़ के यूएसएसआर चला गया। अब देखिए, यूएसएसआर कहीं ना कहीं एक मेंटर है नॉर्थ कोरिया का, चाइना कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है नॉर्थ कोरिया को, तो वो कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट विचारधारा रहेगी। अब साउथ कोरिया की भी बात कर लें। अब साउथ कोरिया में शासन यूएसए का, तो कैपिटलिस्टिक सोच थी और ये विरोध करती थी कम्युनिस्ट सोच का। तो यहाँ किसको निपटाया जाएगा? यहाँ कम्युनिस्टों को निपटाया जाएगा। तो ऐसा मानते हैं कि इस रिजीम ने 30,000 से 1 लाख कम्युनिस्टों को ढूंढ ढूंढ के मारा। एक तरफ आप कम्युनिस्टों का फेवर कर रहे हैं, कैपिटलिज्म का विरोध है, और नीचे कैपिटलिज्म का फेवर है और कम्युनिज्म का विरोध है। बेसिकली एक देखें, एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट पीछे चल रहा है अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में। अमेरिकन एक कैपिटलिस्टिक देश है, यूएसएसआर एक कम्युनिस्टिक या सोशलिस्टिक देश है। इनकी विचारधारा की लड़ाई चल रही है, जिसको हमने कोल्ड वॉर कहा है। आप कभी पढ़े इतिहास में तो आपको पता चलेगा कि सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद एक कोल्ड वॉर शुरू हो गया था। कोल्ड वॉर का मतलब एक्चुअली बम नहीं फेंके जा रहे थे, आइडियोलॉजिकल लड़ाई थी, जो 1991 तक चली, जो यूएसएसआर के विघटन तक चली। तो बैकग्राउंड में चल रहा है कोल्ड वॉर और सामने चल रहा है नॉर्थ कोरिया
साउथ कोरिया। माना जाता है कि अमेरिका और रशिया बहुत समझदार देश हैं। इन्होंने कभी भी अपनी लड़ाइयां अपने देशों में नहीं लड़ी, इन्होंने ये लड़ाइयां दूसरे देशों में जा जाके लड़ी, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया है, और दूसरा उदाहरण नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम। तकलीफ ये आ रही थी कि भाई इस कोरिया को संभाले कैसे, तो एक ज्वाइंट कमीशन बनाया गया। ज्वाइंट कमीशन के देश थे यूएसएसआर, यूएसए, चाइना और ब्रिटेन, और इसको डिसाइड करना था ये देश आगे चलेंगे कैसे। तो अलग अलग लोग अलग अलग सुझाव दे रहे थे। तो एक ट्रस्टीशिप का सुझाव, ट्रस्टीशिप में कहा गया ये चारों देश क्या करेंगे, ट्रस्टी बन जाएंगे पूरे कोरिया के, और 5 साल तक इस देश को ये 4 लोग चलाएंगे, और 5 साल बाद क्या करेंगे, कहेंगे हाँ भाई आप जाइए, आप अपना खुद का इंडिपेंडेंट कंट्री चलाइए। मतलब सुल्तान मिर्जा और शोएब खान वाली बात चल रही है वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, कि दोनों भाई मिल बांट के खा लेंगे। लेकिन ये सुझाव किसी ने माना नहीं। अच्छा, इस बीच में कोरिया की जनता कह रही है हमें तो इंडिपेंडेंस चाहिए साहब, हम किसी की ट्रस्टीशिप में क्यों काम करें। तो अलग अलग प्रकार के विरोध चल रहे हैं। यूएसए कुछ कहता तो यूएसएसआर नहीं मानता, यूएसएसआर कुछ कहता तो यूएसए नहीं मानता। कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। इन बिटवीन प्रॉब्लम आ रही है कि क्योंकि एक डिवीजन तो हो चुका है नॉर्थ में और साउथ में, तो पॉलिसीज का डिफरेंस है। नॉर्थ की पॉलिसीज अलग चल रही हैं, साउथ की पॉलिसीज अलग चल रही हैं। तो दोनों के बीच के जो लोग हैं इनमें धीरे धीरे खाई बढ़ने लगी, सोच का अंतर आने लगा है, काम करने का अंतर आने लगा है। लोगों का ट्रांसफर हो रहा है, इधर से उधर जाना चाह रहे हैं, इतने ज्यादा मूवमेंट हो रहा है कि देश संभाल नहीं पा रहे। तो मई 1946 को एक बाउंड्री को क्रॉस करना, ये जो 38 पैरेलल था, इसको क्रॉस करना मना कर दिया गया। विदाउट परमिट, विदाउट परमिशन कोई भी आदमी इस लाइन को क्रॉस नहीं कर पाएगा। आगे ये मुद्दा पहुंचा यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस ने कहा भैया फ्री इलेक्शंस कराइए, दोनों पूरे देश में कराइए, नॉर्थ साउथ दोनों साइड में फ्री इलेक्शंस कराइए, नई सरकार बैठाइए और वो इस देश को चलाएगी। आप कराएं फ्री इलेक्शंस, और ट्रूप्स यानी जो आपकी मिलिट्री है दोनों देशों की, वो धीरे से पीछे हटने की शुरुआत करें। यूएसएसआर उसी टाइम मना कर दिया, बोला नहीं साहब हम तो नहीं जा रहे, और आप लोग कहाँ ढंग से फ्री इलेक्शन करा पाओगे। मतलब बेसिकली वो अपना पावर नहीं छोड़ना चाह रहे थे, वो चाह रहे थे ये देश हमारे कब्जे में, हमारे इन्फ्लुएंस में, फ्री इलेक्शंस हो गए तो कहीं ना कहीं हमारा जो वर्चस्व है उसके ऊपर वो खत्म हो जाएगा। लेकिन साउथ में अमेरिका था, अमेरिका ने कहा ठीक है साहब करवा लेते हैं। अच्छा, साउथ में आपको करवाना है इलेक्शंस, तो आपको लगेगा साउथ वाले खुश होंगे, नहीं साहब साउथ वाले तब दुखी हो गए, कह लेगा नहीं नहीं सर ये इलेक्शंस मत कराइए। अब साउथ वाले ऐसा क्यों कहेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि सर एक बार हमारे यहाँ इलेक्शन हो गए और नॉर्थ में नहीं हुए तो एक परमानेंट प्रॉब्लम आ जाएगी नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच में। आज तक जो हमको लग रहा है कि यूनिफिकेशन हो सकता है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का, अगर इस प्रकार की घटना हुई तो शायद ये आगे संभव नहीं हो पाएगा। एक बड़ा विरोध हुआ जेजू आइलैंड में, उन्होंने कहा नहीं सर ये तो आप मत करिए, डिवीजन मत करिए। तो साउथ कोरिया की आर्मी ने उनको मारने की शुरुआत की, और कहते हैं सर कि 10% उस आइलैंड की पॉपुलेशन खत्म कर दी गई, जिसका एग्जैक्ट फिगर है 14,373 पीपल। 14,000 से ज्यादा लोगों को मार दिया गया ये विरोध दबाना। आज हमें लगता है नॉर्थ कोरिया में इतने अत्याचार होते हैं तो सर साउथ भी कम तो नहीं रहा है। अपने टाइम पे उन्होंने भी बहुत कम्युनिस्टों को मारा है, बहुत विरोधियों को दबाया है। 2006 में अंत में आके साउथ कोरिया की गवर्नमेंट ने इस नरसंहार के लिए माफी मांगी। 15 अगस्त 1948 को रिपब्लिक ऑफ कोरिया का फॉर्मेशन हुआ, जो साउथ वाले की हम बात कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि केवल ये गवर्नमेंट लेजिटिमेट गवर्नमेंट है पूरे कोरिया में, यानी नॉर्थ कोरिया को तो वो कहीं से भी इज्जत देने को तैयार नहीं है, जो है वो साउथ है। प्रॉब्लम ये है कि चाहे वो नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट हो या साउथ कोरिया की गवर्नमेंट, दोनों कहते हैं सर हम ही ओरिजिनल गवर्नमेंट है, दूसरा वाला तो इतना ऑथेंटिक नहीं है, और दोनों ही मान के चल रहे हैं ये जो डिवीजन है परमानेंट नहीं है। युद्ध की शुरुआत कोरियन वॉर हुआ साहब। कोरियन वॉर कब से कब तक हुआ, 25 जून 1950 से 27 जुलाई 1953 तक ये युद्ध हुआ। कोरियन वॉर जिसे कहते हैं, इसकी शुरुआत तब हुई जब नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया को इन्वेड किया। अब जैसे ये इन्वेजन हुआ, नॉर्थ कोरिया ने कहा ये तो हमारा, हम तो ले लेंगे। तो साउथ कोरिया की मदद के लिए कौन आया, यूनाइटेड नेशंस आया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आया। अच्छा, नॉर्थ कोरिया की मदद कौन कर रहा है, चाइना और यूएसएसआर। जैसा हमने बात कही ना कि जो अमेरिका और रशिया अपने देशों में नहीं लड़ रहे साहब, ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी में लड़ रहा है, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में लड़ रहा है, नॉर्थ वियतनाम साउथ वियतनाम में लड़ रहा है। अपने देशों में बम नहीं फटने चाहिए साहब, दूसरे देशों में मारो आप। तो 21 देश थे कुल मिला के यूनाइटेड नेशंस के सपोर्ट के साथ, लेकिन 90% जो सपोर्ट था वो यूएसए का ही था। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई इस युद्ध में, भाई कभी नॉर्थ साउथ में घुसने की कोशिश कर रहा है तो उसको रोका गया, कभी साउथ नॉर्थ में घुसने की कोशिश कर रहा है तो उसको रोका गया, और इस सब आवागमन में 4 बार सियोल पे कब्जा हुआ नॉर्थ कोरिया का और 4 बार उसको हटाया गया। इस युद्ध में करीबन 7.25 लाख लोग मारे गए, 7.25 लाख मिलिट्री के लोग मारे गए, आम जनता तो 20 से 30 लाख लोग मारे गए। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, इस युद्ध को बैकड्रॉप बना के साउथ कोरियन फिल्म बनी थी ओड टू माई फादर, इस युद्ध के बैकग्राउंड पे। इस फिल्म की कॉपी बनाई गई भारत नाम से, जिसमें हमारे प्रिय सलमान खान ने काम किया था। तो वहां पे नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का कन्फ्लिक्ट चल रहा है, वहां नॉर्थ कोरिया से एक फैमिली साउथ कोरिया आना चाह रही है, और जहां हमने बनाई भारत उसमें पाकिस्तान डिवीजन के बाद
पाकिस्तान से एक फैमिली हिंदुस्तान आने जा रही है। इस युद्ध की समाप्ति पे हुआ कोरियन आर्मसेटिस एग्रीमेंट, यानी नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया ने कहा ठीक है अभी हम गोलीबारी करना बंद करते हैं। इसके जब ये एग्रीमेंट हुआ तो हमने कहा चलो युद्ध बंदियों को इधर से उधर भेजा जाए, गोली चलाना बंद करें। कोरियन डी मिलिटराइज जोन बनाया गया, यानी जो 38 पैरेलल है उसके दोनों साइड 4 किलोमीटर चौड़ा एक ऐसा क्षेत्र बनाया गया जहां मिलिट्री नहीं जाएगी। ऐसा क्यों किया गया? फ्यूचर कन्फ्लिक्ट्स को रोकने के लिए। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, इसको एक फ्रोजन कन्फ्लिक्ट कहा जाता है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को। यानी जब ये कोरियन आर्मसेटिस एग्रीमेंट हुआ तो आपने गोली चलानी बंद कर दी लेकिन पीस एग्रीमेंट नहीं किया है, यानी टेक्निकली ये युद्ध खत्म नहीं हुआ है। टेक्निकली आज भी नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया युद्ध पे हैं एक दूसरे के खिलाफ, और कभी भी युद्ध शुरू हो सकता है, इसीलिए ये एक बहुत ही डेंजरस जगह है। 2018 में ये कोशिशें शुरू हुई थी कि एक पीस एग्रीमेंट पे पहुंचा जाए, जहां नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दोनों ने एग्री किया था कि हाँ भाई शायद ये वक्त आ चुका है कि इस कन्फ्लिक्ट को परमानेंटली खत्म किया जाए। हम तो बस होप कर सकते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाए। देखिए साहब, दुनिया में 3 ऐसे क्षेत्र माने गए हैं आज की तारीख में जो सबसे डेंजरस एरियाज हैं वर्ल्ड के, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, फिलिस्तीन, इजराइल और इंडिया पाकिस्तान। तो ये 3 अगर मेजर डिसएग्रीमेंट्स खत्म हो जाएं तो अवर वर्ल्ड विल बिकम अ वेरी सेफ प्लेस टू लिव। तो इसी उम्मीद के साथ कि ये तीनों या जो भी कन्फ्लिक्ट्स हैं दुनिया में वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएं, हम आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। हमेशा की तरह आपके सुझाव, आपकी शिकायतें, और अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ शेयर भी करें, अपने कमेंट शेयर करें। आपका कोई आइडिया हो कि नया वीडियो किस पे बनना चाहिए तो उसके इंतज़ार में। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।